नमस्कार और स्वागत है। अगर कोई नई ईवी फैसिलिटी मैनेज कर रहा है तो ये सेफ्टी ब्रीफिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हम उन सभी इमीडिएट ऑपरेशनल सेफ्टी नीड्स की बात करेंगे जो पहले दिन से ही पता होनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उस सबसे बड़े खतरे पर आते हैं जिससे किसी भी फैसिलिटी मैनेजर का सामना हो सकता है। और वो है एक फिनोमेनन जिसे हम कहते हैं थर्मल रनअवे। ये क्या होता है? जरा इस नंबर को देखिए, 1000 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 1000 डिग्री। एक लिथियम आयन बैटरी में जब आग लगती है तो तापमान इतना ज्यादा जा सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह खतरा कितना बड़ा है। तो ये थर्मल रनअवे आखिर है क्या? देखिए, ये एक तरह की चेन रिएक्शन है जो बैटरी सेल के अंदर ही शुरू हो जाती है। मतलब बैटरी खुद ब खुद गर्म होने लगती है और ये सिलसिला रुकता नहीं। ये एक इंटरनल शॉर्ट सर्किट से शुरू होता है जिससे इलेक्ट्रोलाइट टूटने लगता है और फिर ऑक्सीजन निकलने लगती है, और यही ऑक्सीजन आग को अंदर से भड़काती रहती है। किसी भी खतरे को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसकी जड़ को समझना जरूरी है ना? तो चलिए अब जरा गौर से देखते हैं कि एक बैटरी में आग लगने का कोर हैजार्ड मतलब असली वजह क्या होती है। ये बात बहुत हैरान करने वाली है कि एक लिथियम आयन बैटरी की बनावट में ही आग लगने के सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले कैथोड को देखिए, ये ऑक्सीजन का सोर्स है। अब कैथोड भी दो तरह के होते हैं, LFP यानी लिथियम आयन फॉस्फेट और NMC यानी निकल मैंगनीज कोबाल्ट। LFP बैटरियां ज्यादातर स्टेबल मानी जाती हैं, लेकिन NMC बैटरियों में आग लगने पर कहीं ज्यादा एनर्जी निकलती है। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइट जो कि एक ज्वलनशील लिक्विड है, और अगर सेपरेटर जो इन दोनों को अलग रखता है वो डैमेज हो जाए तो इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यहीं पर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी सेफ्टी कंट्रोल है। और देखिए, ये पूरी प्रोसेस एकदम से नहीं होती। इसके 4 स्टेजेस हैं जो हमें रिस्पॉन्स करने का मौका देते हैं। सबसे पहले होती है ओवरहीटिंग। ये किसी डिफेक्ट या डैमेज की वजह से हो सकती है। इसके बाद गैस वेंटिंग होती है, मतलब जहरीली और ज्वलनशील गैसें निकलने लगती हैं। ये आग लगने से ठीक पहले का वार्निंग साइन है। फिर होता है इग्निशन यानी आग लगना, और आखिर में प्रोपगेशन, जहां आग एक सेल से दूसरे सेल में फैलती जाती है। तो सवाल यह है कि ये सब होता क्यों है? ये कुछ कॉमन कारण है जो एक मैनेजर के लिए पहली प्रिवेंशन चेकलिस्ट की तरह है, जैसे कि ओवरचार्जिंग, गाड़ी को कोई मैकेनिकल डैमेज लगना या मैन्युफैक्चरिंग में ही कोई डिफेक्ट रह जाना। इतना ही नहीं, गलत तरीके से की गई रिपेयर, बाहर से आग लगना और हाँ, डैमेज्ड बैटरीज को सही तरीके से अलग ना रखना, ये सब बड़े ट्रिगर्स हैं। तो अब जब हम खतरों को समझ गए हैं तो अब बात करते हैं नियमों की। वो नियम जिनका पालन करना नॉन नेगोशिएबल है। चलिए भारत में फैसिलिटी सेफ्टी से जुड़े जरूरी इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर एक नजर डालते हैं। यहाँ 3 मुख्य रेगुलेटरी बॉडीज हैं जिनके नियम मानने ही पड़ेंगे। पहली है NBC यानी नेशनल बिल्डिंग कोड, जो आग का पता लगाने और बुझाने के सिस्टम के बारे में बताती है। दूसरी है PSO यानी पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो बैटरी स्टोरेज को देखती है। और तीसरी है CEA यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो अर्थिंग और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पर ध्यान देती है। याद रखिए, ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये कानून है। और ये जो नियम हैं, ये सिर्फ कागज पर नहीं है, ये साफ साफ बताते हैं कि आपकी फैसिलिटी में कौन से फायर डिफेंस सिस्टम्स होने ही चाहिए। जितनी जल्दी आग का पता चले उतना अच्छा। इसीलिए नेशनल बिल्डिंग कोड कहता है कि EV बैटरी एरिया में कुछ चीजें होना जरूरी हैं, जैसे कि हीट डिटेक्टर्स, गैस का पता लगाने वाले गैस डिटेक्शन सिस्टम्स, और ऐसे अलार्म्स जो सीधे बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम यानी BMS से जुड़े हों। ये सब इंस्टॉल और पूरी तरह ऑपरेशनल होने चाहिए। अब आग का पता तो चल गया, पर उसे बुझाएंगे कैसे? यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि NBSC के मुताबिक प्राइमरी सिस्टम है वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम। जी हाँ, पानी, वो भी बड़ी मात्रा में। इसका काम आग को ठंडा करना और कंट्रोल करना है। साथ ही एक हाइड्रेंट सिस्टम भी होना चाहिए। AVD जैसे स्पेशलाइज्ड एक्सटिंग्विशर्स भी आते हैं। और एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, क्लीन एजेंट सिस्टम्स इस तरह की आग पर ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। चलिए अब थियोरी से प्रैक्टिस पर आते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अपनी फैसिलिटी के लिए रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है। ये किसी भी फैसिलिटी के लिए सबसे बुनियादी सेफ्टी प्रोसेस है और इसे ऑपरेशन शुरू होने से पहले करना होता है। इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, मतलब आग लगने के सभी पोटेंशियल रिस्क्स को पहचानना, जैसे चार्जिंग स्टेशंस, स्टोरेज एरिया या डैमेज बैटरीज।
दूसरा, रिस्क इवैल्यूएशन, यानी ये देखना कि खतरा कितना बड़ा है। तीसरा, रिस्क कंट्रोल, उसे कम करने के उपाय लागू करना। और चौथा, रिकॉर्ड एंड रिव्यू, यानी सब कुछ डॉक्यूमेंट करना और समय समय पर रिव्यू करते रहना। रिस्क को इवैल्यूएट करने के लिए इस तरह के मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम ऑब्जेक्टिव तरीके से, मतलब बिना किसी बायस के, ये तय कर पाते हैं कि कोई रिस्क हाई, मीडियम या लो कैटेगरी में आता है। और ये तो साफ है कि जो भी खतरा हाई कैटेगरी में आएगा उसके लिए तुरंत और मजबूत कंट्रोल मेजर्स लेने होंगे। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स पर। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी CEA इन पर बहुत ज्यादा जोर देती है। क्यों? क्योंकि ये आग लगने के सोर्सेज के खिलाफ हमारा पहला डिफेंस है। सभी चार्जिंग इक्विपमेंट और स्टोरेज रैक्स की प्रॉपर अर्थिंग होना जरूरी है ताकि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से बचा जा सके। साथ ही ओवर चार्जिंग और शॉर्ट सर्किट्स को रोकने के लिए सही रेटिंग वाले फ्यूज और सर्किट ब्रेकर्स लगाना भी मैंडेटरी है। और आखिर में, हम कितनी भी अच्छी प्रिवेंशन कर लें, एक क्लियर और वेल प्रैक्टिस्ड इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान होना ही चाहिए, क्योंकि हमें हर हाल के लिए तैयार रहना है। अगर कभी आग लगने का अलार्म बजता है तो टीम के हर सदस्य को ये 5 कदम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स की तरह पता होने चाहिए। पहला, अलार्म बजाओ। दूसरा, उस एरिया की पावर सप्लाई तुरंत काटो। तीसरा, सभी को वहां से बाहर निकालो। चौथा, बिना देर किए फायर ब्रिगेड को कॉल करो। और पांचवा, एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल तभी करो जब इसकी ट्रेनिंग मिली हो और ऐसा करना सेफ हो। एक बहुत जरूरी बात, आग बुझ जाने का मतलब ये नहीं है कि खतरा टल गया है। बिल्कुल नहीं। लिथियम आयन बैटरी में दोबारा आग लगने का खतरा बना रहता है, इसीलिए आग बुझने के बाद भी कुछ काम बहुत जरूरी हैं। थर्मल कैमरा से लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी कि कहीं कोई हॉटस्पॉट तो नहीं। कम से कम 24 घंटे का ऑब्जर्वेशन पीरियड जरूरी है। और हाँ, आग से खराब हुई बैटरियों और वहां मौजूद पानी को हैजर्डस वेस्ट रूल्स के हिसाब से ही हैंडल करना है। याद रखिए, पोस्ट फायर सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है जितना इनिशियल रिस्पॉन्स। देखिए, इस ब्रीफिंग में हमने एक फ्रेमवर्क तो समझ लिया है, लेकिन असली सेफ्टी आती है लगातार ट्रेनिंग, ड्रिल्स और रिव्यू से। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, और वो सबसे जरूरी है, क्या टीम डे 1 के लिए तैयार है?